रीबर्थ ऑफ डॉक्टर डेविल एपिसोड 17। कशिश ने अपना फोन उठाया और रणविजय को मैसेज किया। मैं काम के बाद ऋतिक के साथ डिनर करूंगी, इसलिए तुम्हें मुझे पिक करने की कोई जरूरत नहीं है। निशांत रणविजय के साइन ले रहा था आखिरी डॉक्यूमेंट पर। उसने उस मैसेज की आवाज सुनकर फोन की तरफ देखा जो उसके बॉस को आया था और वो नीचे झुक गया। लग गई लंका। वही रणविजय को तुरंत गुस्सा आ गया। उसने थोड़ी देर तक अपने फोन की तरफ देखा और जल्दी से अपनी उंगलियों को मूव करते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें डिनर टाइम पर पिक करूंगा। कशिश ने ऋतिका की तरफ देखा। वो जानती थी कि एक्सप्लेन करने में बहुत वक्त लगने वाला है और इस समय उसके पास नहीं इतना वक्त था और ना ही इतनी एनर्जी, इसलिए उसने तुरंत रणविजय को ही मैसेज भेजकर जवाब दिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है। निशांत ने मेरी गाड़ी आज लौटा दी है, मैं खुद घर पहुंच जाऊंगी। रणविजय ने यह मैसेज देखकर अपना फोन साइड में रखा, आखिरी डॉक्यूमेंट साइन किया और निशांत की तरफ से देखते हुए बोला, आज कंपनी के सारे डिपार्टमेंट को खबर कर दो कि वो लोग ओवरटाइम काम करने वाले हैं। ऑलराइट। शाम के 7 बजे ऋतिका और कशिश ने डिनर बगल वाले रेस्टोरेंट में करने का डिसाइड किया। ऋतिका ने अपने सामने रखे हुए खाने को देखा और गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, मुझे सचमुच अपने स्कूल डेज की बहुत याद आ रही है। कशिश भी मुस्कुरा कर बोली, हाँ, मुझे भी वो टाइम बहुत याद आ रहा है। इसके बाद ही उनकी पुरानी बातें शुरू हो गई। आफ्टर ऑल इतने सालों में पुराने क्लासमेट और फ्रेंड होने के नाते वो मोस्टली अपने यूथ मेमोरीज के बारे में ही बात करती थी और वो खाना खाते हुए अपने पास्ट को याद कर रही थी। जब उनका डिनर खत्म हुआ तो ऋतिका कशिश के बगल में जाकर बैठ गई। उसने अपना फोन निकाल इंस्टाग्राम खोला और कशिश के कंधे की तरफ झुकते हुए एक फोटो ली और फॉरएवर के कैप्शन के साथ पोस्ट कर दी। कशिश बहुत ही कम सोशल मीडिया पर एक्टिव होती थी, इसलिए ऋतिका ऐसा कुछ कर रही थी इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऋतिका अपनी सीट पर वापस आकर बैठ गई। उसने अपना फोन निकाला और फिर वही फोटो कशिश के फोन से दोबारा पोस्ट कर दी टुगेदर के कैप्शन के साथ। ठीक 10 मिनट के बाद कशिश को एक नोटिफिकेशन आया। रणविजय ने उसे दोबारा मैसेज किया था, तुम घर कब तक पहुंचोगी? कशिश ने टाइम चेक किया और फिर सबसे नज़दीकी लिंगरी शॉप हो जो सड़क पर थी उसके बारे में सोचा और फिर टाइम मैनेज करके जवाब दिया, शायद 1-1.5 घंटे में। रणविजय ने तुरंत जवाब दिया, बी केयरफुल। ओके। उसके बाद कशिश और ऋतिक लिंगरी शॉप हो गए और वह दोनों ही लगभग रात के 9 बजे घर पहुंचे। जैसे ही कशिश एलिवेटर से बाहर आई उसने किसी जाने पहचाने इंसान को दरवाजे पर ही खड़ा देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रणविजय ने उसकी तरफ देखा और कोल्डली कहा, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कशिश थोड़ा हैरान हो गई। क्या उससे गलती हो रही है या फिर रणविजय आज थोड़ा गुस्से में है? क्या बात है? कशिश ने पूछा। भूख लगी है। कशिश की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, तुमने अभी तक डिनर नहीं किया? हाँ। कशिश ने उसके बाद उससे और कोई सवाल नहीं पूछा और जल्दी से घर का दरवाजा खोलते हुए बोली, तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। आधे घंटे बाद कशिश ने डिनर सामने रख दिया था। कशिश रणविजय के सामने बैठी हुई थी और उसे धीरे धीरे खाता हुए देख रही थी। रणविजय, क्या तुम अभी भी उन ऑनलाइन कमेंट्स को लेकर गुस्से में हो? कशिश की बातें सुनकर रणविजय ने सिंपली एक बाइट लेते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मैंने उन्हें आज पढ़ा ही नहीं। उसे डर था कि वो उन सारे कमेंट्स को देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और उन घटिया लोगों को ट्रैक डाउन करके उनका मुंह बंद करवा देगा। इस वजह से उसने उन कमेंट्स को पढ़ा ही नहीं। वही उसकी बात सुनकर कशिश थोड़ा रिलैक्स होते हुए बोली, यह तो अच्छी बात है, मगर वो जो लोग फोटोज में थे मैं खुद को रोक नहीं पाया। कशिश, जिसने अभी अभी एक राहत की सांस ली थी, रणविजय की बातें सुनकर फिर से टेंस हो गई और उसने पूछा, क्या किया तुमने? मैंने उन्हें मारा। ये सुनकर कशिश कुछ सेकंड के लिए रुक गई और उसने पूछा, क्या तुम सीरियस हो? रणविजय की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, उन लोगों ने तुम्हें परेशान किया और तुम्हारा एडवांटेज लेने की कोशिश की। तुम बच गई है, तुम्हारी किस्मत थी, लेकिन इसके लिए उन्हें सजा तो मिली चाहिए ना, इसलिए ये फेयर है। कशिश से उसकी बात सुनकर कुछ देर तक शांति से बैठी रही और फिर उसने फाइनली पूछा, तुमने सचमुच किसी से कहकर उन लोगों को पिटवाया? हाँ। भले ही रणविजय ने यह बात सिंपली कही थी, मगर उसके एटीट्यूड की वजह से कोई भी उस पर भरोसा कर सकता था। कशिश ने एक गहरी सांस ली और आगे की तरफ झुकते हुए रणविजय के नजदीक जाते हुए डरते हुए उसकी तरफ देखते हुए उसने फिर से कंफर्म करने के लिए पूछा, वो जो बेंगलुरु शहर के बिजनेसमैन थे उन्हें भी?
ये सुनकर रणविजय का हाथ रुक गया और उसकी तरफ देखा और फिर ना में सर हिलाते हुए बोला, मैंने उन्हें नहीं मारा। ये सुनते ही कशिश के एक्सप्रेशन तुरंत सॉफ्ट हो गया। वो सीधा होकर बैठ गई और अपनी उंगलियों को देखने लगी। उसे रिलीफ फील हो रहा था। उस इंसान के अलावा सब लोगों पनिशमेंट डिजर्व करते थे। वही रणविजय ने अपने सामने रखी प्लेट को देखा और फिर बहुत ही शांत और मेच्योर आवाज में बोला, मैंने ऑलरेडी उन्हें वार्निंग दे दी है। बाद में मैं पर्सनली जाऊंगा बेंगलुरु शहर इस मामले को सेटल करने के लिए। क्या? कशिश अचानक से अपनी जगह पर जम गई और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके रणविजय की तरफ देखते हुए बोली, तुमने उन्हें वार्निंग भेजी? क्या तुम ये पर्सनली हैंडल करने वाले हो? हाँ, चिंता मत करो, मैं किसी भी गलत इंसान को छोड़ूंगा नहीं। ये सुनते ही कशिश ने थोड़ी देर रुककर तुरंत ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वह बस एक गलतफहमी थी उनके और मेरे बीच में। एक्चुअली उस वक्त पर उस इंसान ने तुम्हें गलत तरीके से पकड़ा हुआ था। उस तरह का हग उसके बर्दाश्त के बाहर था। एक्चुअली मेरी तबीयत खराब थी उस दिन, उसने तुम्हें पकड़ हुआ था। उनकी वाइफ भी वहां थी और वह भी मदद कर रही थी, उसने तुम्हें पकड़ हुआ था। कशिश के सर में अचानक से दर्द होने लगा। यह आदमी सचमुच बहुत ही जिद्दी है। कैसे वो कन्विंस करे इसे कि यह कोई गलत हरकत ना करे। इसने ऑलरेडी पर्सनली उनसे डील करने का फैसला कर लिया है और वार्निंग भी भेज दी है। कशिश अपने आप को रोक नहीं पाई और इमेजिन करने लगी कि अगर रणविजय और वो इंसान सामने आए तो कैसा होगा। नहीं, ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग और खतरनाक था। वो इस बारे में सोच भी नहीं सकती थी। कुछ सेकंड के बाद कशिश को कुछ रियलाइज हुआ और उसने अचानक से पूछा, तुम थोड़े वक्त के बाद बेंगलुरु जाने वाले हो? एग्जैक्टली कितने वक्त के बाद? 15 दिन बाद। उसके दादाजी का बर्थडे है ना उस दिन, मैं उसी दिन वहां जाऊंगा। कशिश ये सुनकर पॉज हो गई और अनकॉन्शियसली पलकें झपकाने लगी। रणविजय ने उसके क्यूट एक्शन को नोटिस किया और पूछा, क्या सोच रही हो तुम? कशिश ने में सर हिलाते हुए बोली, ज्यादा कुछ नहीं, मुझे बस लगा कि कितना बड़ा इत्तेफाक है। और वो कैसे? शायद मुझे भी उस बर्थडे पार्टी को अटेंड करना होगा। अच्छी बात है, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यह एक परफेक्टली नॉर्मल सी बात थी रणविजय के लिए कि कशिश पब्लिक इवेंट में उसकी गर्लफ्रेंड के तौर पर उसके साथ जाए। लेकिन कशिश ने ना में सर हिलाया और बहुत ही ब्लंटली बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं रितिका के साथ जाऊंगी। ये सुनते ही रणविजय के चेहरे की मुस्कुराहट गायब होने लगी। और वही इस मोमेंट पर कशिश का फोन बजा जिसे उसने साइड में रखा हुआ था। अचानक रणविजय ने फोन की तरफ देखा और फिर खाना शुरू कर दिया। वह मैसेज रितिका ने भेजा था, वह एक वॉइस मैसेज था। कशिश को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रणविजय उस वॉइस मैसेज को सुने, इसलिए उसने डायरेक्टली वॉइस मैसेज को क्लिक करके ओपन कर दिया। तो रितिका की शांत आवाज दूसरी तरफ से सुनाई दी, कशिश क्या तुम घर पहुंच गई? कशिश कुछ सेकंड के लिए रुकी और फिर उसने मैसेज में जवाब दिया, मैं ऑलरेडी आ गई हूँ, तुम पहुंच गई? इस बार भी रितिका ने वॉइस मैसेज में ही जवाब दिया, मुझे भी आए हुए थोड़ा वक्त हो गया है और हाँ, मैंने कुछ चीजें भेजी हैं, तुम्हारी ईमेल पर चेक कर लेना। रितिका की आवाज से लग रहा था जैसे कुछ अर्जेंट है, इसलिए कशिश को लगा कि शायद कंपनी का कुछ काम होगा। उसके बाद कशिश ने अपने सामने कोल्ड आंखों वाले आदमी को देखा जो उसे घूर कर देख रहा था और फिर फोन बंद करके खड़े होते हुए बोली, तुम खाना खाओ, मैं ऊपर अपने स्टडी रूम में हूँ। इतना कहने के बाद कशिश ने तुरंत फ्रिज से एक वाटर बोतल ली और डाइनिंग रूम से निकल गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा। क्या भेजा है उस लड़की ने? अचानक से रणविजय को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा जब वो सोचता कि वो स्ट्रेंज फीमेल आवाज कशिश के फोन से उसे सुनाई दी थी। वही कशिश ऊपर गई और उसने रितिका को मैसेज भेजा, क्या भेजा है तुमने? क्या यह इम्पोर्टेंट है? रितिका ने जवाब दिया, ऑफ कोर्स, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जब तुम देखोगी तो तुम समझ जाओगी। कशिश अपने स्टडी में गई। उसने अपना लैपटॉप खोला और अपना ईमेल अकाउंट लॉगिन किया। जो ईमेल रितिका ने भेजा था वो एक वीडियो फाइल थी जो कशिश ऑनलाइन देख सकती थी। वो वीडियो एक मूवी की तरह लग रही थी लेकिन बस 30 मिनट की थी। वो वीडियो शुरू हुआ है जहां पर एक क्लब का सीन दिखाई दे रहा था। चारों तरफ कलरफुल लाइट फ्लैश हो रही थी और लड़के और लड़कियां डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे। कशिश को लगा कि यह वीडियो का सीन तो काफी नॉर्मल है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऋतिक ने अचानक से ऐसी वीडियो उसे क्यों भेजी है। कृतिका की आवाज से लग रहा था जैसे कुछ अर्जेंट है और कशिश को लगा कि यह कुछ इम्पोर्टेंट होगा।
उसने अपना फोन उठाया और रितिका को मैसेज किया, क्या तुम श्योर हो कि तुमने गलत चीज नहीं भेजी है? ये तो बस एक नॉर्मल वीडियो है, राइट? रितिका ने जवाब दिया, हाँ। कशिश की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने मैसेज किया, मुझे लगा कि कुछ इम्पोर्टेंट है जो तुम मुझे दिखाना चाहती हो। रितिका ने जवाब दिया, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। क्या हमने आज बात नहीं की थी कि हमें उस टॉपिक पर रिसर्च करनी चाहिए ताकि हमारी क्यूरियोसिटी खत्म हो? वहीं नीचे बैठे रणविजय को अब खाना खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। सुबह से लेकर अभी तक उसे ऐसा फील हो रहा था कि यह रितिका नाम की लड़की सब जगह है। उसे बस एक ही चीज का ख्याल आ रहा था कि यह लड़की उसकी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। जब भी वह इस बारे में सोचता वो बहुत ही मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करता था उसे अफ्रीका भेजने से। रणविजय का मूड बहुत ही खराब हो गया था। उसके दिमाग में बस यही ख्याल आ रहा था कि कैसे कशिश ने आज पूरे दिन उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उसे नेग्लेक्ट किया बस उस रितिका नाम की लड़की के लिए। रणविजय ने सीढ़ियों से ऊपर देखा और उसकी आंखों में एक कोल्ड ग्लिट दिखाई दी। स्टडी रूम का दरवाजा टाइटली बंद नहीं था और जब रणविजय अंदर आया तो कशिश अपने लैपटॉप के सामने बैठी हुई थी और अपने फोन की तरफ देखे जा रही थी, शायद किसी से चैट कर रही थी। फिर रणविजय ने देखा कि कशिश के एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए और उसने अपने फोन स्क्रीन की तरफ देखते हुए टाइपिंग करना शुरू कर दी। ये किस तरह की वीडियो भेजी है तुमने? उस तरह की मूवी? रितिका ने तुरंत दूसरी तरफ से जवाब दिया, हाँ। देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है? ये सुनकर कशिश को पक्का यकीन हो गया कि उसके दोस्त पागल हो गई हैं। उसे इस चीज पर भी फीडबैक चाहिए। वो मूवी बिना किसी आवाज के लैपटॉप पर चल रही थी, मगर कशिश देखने में हिचकिचा रही थी। इस तरह की मूवीज या फिर चीजें उसने आज तक कभी नहीं देखी थी और उसे काफी ऑकवर्ड फील हो रहा था। वही वो थोड़ा क्यूरियस भी थी। उसने बस इन सब चीजों के बारे में सुना था, अब उसके पास मौका था और वह भी बिल्कुल ठीक उसके सामने। उसे भी दो लड़कियों के बीच का रिश्ता कैसा होता है इस बात को लेकर थोड़ी क्यूरियोसिटी थी। उसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखा तो उसे स्क्रीन पर दो अट्रैक्टिव लड़की ज्यादा दिखाई दी जो एक दूसरे के साथ गले लगी हुई थी, जिसे देखकर उसका मुंह शौक के मारे खुल गया। ये कशिश। कशिश रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही एक सख्त आवाज ने साइड से उसका नाम पुकारा। अचानक आई उस आवाज को सुनकर कशिश ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और पूछा, तुम अंदर कैसे आए? रणविजय ने गुस्से में घुरकर उसे देखा और आगे बढ़कर उसके सामने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ वह देखना लगा। दो लड़कियां एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब थी और लैपटॉप के स्पीकर से जो आवाज आ रही थी उसकी वजह से रणविजय का चेहरा और भी डार्क होने लगा। कशिश ऑकवर्डली खड़ी हो गई। उसने रणविजय की तरफ देखा और फिर टेबल की तरफ झुकी खुद को सपोर्ट करने के लिए और ऑकवर्डली अपने बालों को कानों के पीछे करते हुए बोली, क्या तुमने खाना खा लिया? कशिश जब बोल रही थी तो उसमें ऊपर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। वो एक्चुअली ऐसी चीज देख रही थी और रणविजय वहां पर आ गया। यह उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस था और बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड भी। कशिश ने ऊपर देखा तो रणविजय का टॉल फिगर उसके बहुत नजदीक खड़ा था। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? ठीक उसी वक्त एक शार्प अजीब सी आवाज उनके पीछे रखे हुए लैपटॉप से सुनाई दी, जिसकी वजह से कशिश और रणविजय के एक्सप्रेशन बदल गए। वो आवाज सुनकर कशिश रणविजय के चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। कशिश तुरंत पीछे मुड़ी और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया लैपटॉप को बंद करने के लिए। उसने अपने लिप्स टाइटली बंद किया हुए थे और एम्बारसमेंट की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था। जैसे ही वो लैपटॉप बंद करने वाली थी, एक स्ट्रांग हाथ ने उसकी कमर को पीछे से पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ घुमा दिया। कशिश ने जल्दी से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जो आवाज अभी अभी हमने सुनी मुझे भी नहीं पता कि वह क्या है। और वही एक रणविजय की आंखों में कोई भी इमोशंस नहीं नजर आ रहे थे और उसने पूछा, क्या ये है वो जो तुम्हारी दोस्त रितिका ने तुम्हें भेजा है? कशिश ने ऑकवर्डली हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, तुम और वह। भले ही कशिश रिएक्ट करने में स्लो थी, मगर उसे आखिर में समझ में आ गया कि रणविजय की बातों का मतलब क्या है। वो यहाँ पर दो लड़कियों के बीच क्या होता है ये सब देख रही थी और इस टॉपिक को लेकर और भी ज्यादा सेंसिटिव हो गई थी। रितिका और मैं बस दोस्त है, ज्यादा मत सोचो, उसने तुरंत रणविजय की बात बीच में रोकते हुए कहा। दोस्त? तुम्हारी दोस्त तुमसे शादी करना चाहती है और इस तरह की चीजें तुम्हें भेज रही है और तुम कहती हो कि वह तुम्हारी दोस्त है? वो बिल्कुल पागल है, इसलिए वो वैसी हरकतें करती रहती हैं। मेरे और उसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इतने सालों से दोस्त हैं, अगर हमें वैसे रिश्ते में आना ही होता तो ऐसा ऑलरेडी हो गए होते।
मुझे सिर्फ लड़के ही पसंद है, तुम हर्ष के बारे में चिंता करो, मैंने उसे इतने सालों तक डेट किया है। कशिश को नहीं पता था और न ही उसके पास ये सोचने का वक्त था कि रणविजय को कैसे पता चला कि रितिका उससे शादी करने की बात कर रही थी। वो बस इस वक्त पूरी तरह से एक्सप्लेन करने पर फोकस थी, मगर वो अपना सेंटेंस खत्म कर पाती उससे पहले ही उसे अचानक से अपनी कमर पर उसकी पकड़ मजबूत महसूस हुई। रणविजय की टोल और स्ट्रेट बॉडी उसे अप्रोच कर रही थी। उसके एक्सप्लेनेशन की वजह से चीजें और भी बुरी हो गई थी। उसने अपना ओरिएंटेशन साबित करने की कोशिश की, उसके और रितिका के सालों की इनोसेंट दोस्ती को लेकर, यह बताते हुए कि उसने कितने सालों तक हर्ष को डेट किया है। वही यह बात सुनकर रणविजय को गुस्सा आ गया। ये लड़की क्यों उसे ये याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि उसके और हर्ष के बीच क्या हुआ था। रणविजय को हमेशा से पता था कि कशिश और हर्ष एक दूसरे को सालों से जानते हैं और कई सालों तक उन्होंने एक दूसरे को डेट किया है, और उनके बीच में उसके आने से पहले क्या हुआ था उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब जब कशिश ने इस चीज का नाम लिया था तो रणविजय अपने आप को इस बात पर अटेंशन देने से रोक नहीं पाया। उसने अपना हाथ आगे बढ़कर कशिश की चीन को पकड़कर ऊपर उठाते हुए अपनी शांत आवाज में कहा, कशिश मुझे इस वक्त बहुत ही गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूं? रणविजय ने उसे अप्रोच किया और अपनी पीठ सीधी करते हुए आगे की तरफ झुक गया। उसने अपने दोनों हाथ टेबल किया किनारों पर रख दिए कशिश की दोनों साइड और कंप्लीटली उसे अपने सामने से जाने से रोक लिया था। वो उसे भगाने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। उसके अंदर एक स्ट्रांग डिजायर उमड़ रही थी कशिश को अपना बनाने की। कशिश ने अपने सामने खड़े आदमी की आंखों में देखा और वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा नर्वस थी। मगर वो इसके आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही रणविजय ने उसके लिप्स को बहुत ही सीरियस तरीके से किस किया। कशिश को ये कंफ्यूजिंग किस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया उसके कंधों को धक्का देने के लिए, मगर रणविजय ने उसकी कमर को पकड़ लिया और उसे उठाते हुए डेस्क पर बैठा दिया। थोड़ी देर बाद भी कशिश को उसने छोड़ा नहीं और लगातार उसे किस कर रहा था। रणविजय के दांत उसकी लिप्स को बाइट कर रहे थे। कशिश को डर लग रहा था क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि हर बार बाइट और भी हार्ड होती जा रही है, जिसकी वजह से उसके लिप्स से हल्का खून भी निकलने लगा था। उसे सिर्फ कुछ ही सेकंड मिले उन किसी के बीच में बोलने के लिए और उसने कहा, प्लीज बाइट मत करो। मगर रणविजय फिर भी नहीं रुका। वो उसे बाइट करना चाहता था ताकि वो उस दर्द को महसूस करे और उसे रियलाइज हो कि सिर्फ उसी के पास उसके साथ ऐसा कुछ करने का हक है। लेकिन वो ज्यादा देर तक उसे चोट नहीं पहुंचा पाया। उसकी किस उसके होठों से होते हुए उसके कानों तक पहुंच गई और रणविजय की सांसें बहुत ही ज्यादा वार्म और गर्माहट से भरी हुई थी, जिसे अपने कानों पर महसूस करके कशिश की बॉडी हल्की सी कांप पर गई, क्योंकि रणविजय को उसका सबसे सेंसिटिव स्पॉट इतनी जल्दी मिल गया था। बिना किसी हिचकिचाहट के रणविजय ने कशिश की डेलिकेट ईयरलोब को बाइट किया और उसे हल्के से शक करने लगा। इस प्रक्रिया के दौरान कशिश की शर्ट को फोर्सफुली उसने हटा दिया था, जिसकी वजह से उसका लेफ्ट कंधा रिवील हो रहा था। वो ब्लैक कलर का अंडरवियर की स्ट्रैप कशिश के परफेक्ट कंधों पर दिखाई दे रही थी और शर्ट हट जाने की वजह से कशिश की स्मूथ स्किन रणविजय की आंखों के सामने थी। रणविजय के हाथ उसकी कमर से होते हुए धीरे धीरे उसकी शर्ट के अंदर जाने लगे और उसका वार्म हाथ कशिश की स्किन को छू रहा था। कशिश की बॉडी बुरी तरह कांप गई। उसने लंबी सांस ली और एक वाइट लाइट अचानक से उसके दिमाग में चमकने लगी। उसने रणविजय की किस को डोज किया और बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ उसे दूर धक्का दिया। रणविजय, उसकी आवाज इस बार लाउड थी, जिसकी वजह से रणविजय के मूवमेंट जम गए और उसकी नजरें कशिश के लेफ्ट कंधे से उसके चेहरे पर गई। कशिश काफी ज्यादा सीरियस और पैनिक नजर आ रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़कर अपनी शर्ट को दोबारा अपने कंधों पर कर लिया और दोनों हाथों से टाइटली अपने कॉलर को पकड़ते हुए खुद को कवर करने लगी। उसकी नजरें रणविजय पर टिकी हुई थी और हर्ट और एम्बारसमेंट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। वही रणविजय ने अपनी कॉलर के 2 बटन्स खोल दिए। वो एक्सपेंसिव व्हाइट शर्ट उनके स्ट्रगल के दौरान थोड़ी सी रिंकल वाली हो गई थी और उसके ओपन कॉलर से क्लियरली उसकी डेलिकेट और स्मूथ स्किन दिखाई दे रही थी। रूम में पूरी तरह से शांति फैली हुई थी। रणविजय ने कशिश के चेहरे की तरफ देखा तो बस उसकी आंखें हल्की लाल होती हुई दिखाई दी एक पॉइंट पर, लेकिन फिर भी उसमें एक अलग सा जिद्दीपन था। 2 सेकंड के बाद कशिश के रेजिस्टेंस के बावजूद भी रणविजय ने अपने दोनों हाथ खोले और फोर्सफुली उसे गले लगा लिया। छोड़ो मुझे, बिल्कुल भी नहीं। रणविजय कुछ नहीं बोला, वो बस उसे स्ट्रगल करने दे रहा था, जबकि उसके दोनों हाथ कशिश को तेजी से होल्ड किए हुए थे।
जब कशिश ने स्ट्रगल करना बंद कर दिया और फाइनली उसके गले लग गई और उसकी वार्मनेस को फिल करने लगी तो रणविजय ने सीक्रेटली एक राहत की सांस ली। उसकी आवाज़ हुस्की मगर जेंटल और शांत थी। आई एम सॉरी। रणविजय के हाथ कशिश की पीठ पर थे और कशिश ने अपना चेहरा उसकी चेस्ट में छुपाया हुआ था। उसकी पूरी बॉडी स्ट्रगल कर रही थी जब वो लंबी लंबी सांस ले रही थी। कशिश रणविजय के एक्सप्रेशन नहीं देख सकती थी मगर फिर भी वो उसकी जेंटल और डिप आवाज में हल्की सी रेजिस्टेंस महसूस कर सकती थी। कशिश ने थोड़ी देर तक इंतजार किया और फाइनली उसे थोड़ी देर बाद खुद से दूर किया। रणविजय की आंखें उसकी तरफ बहुत ही ध्यान से देख रही थी और उसके हाथ अभी भी कशिश के कमर के आसपास लिपटे हुए थे। वो उसकी बाहों में फंसी हुई थी जहां से उसके पास भागने का और कोई चांस नहीं था। कशिश डेस्क पर बैठी हुई थी और उसने बहुत ही शांति से एक्सप्लेन किया, मैंने तुमसे कहा ना रितिका और मैं बस बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो बस पागल है इसलिए उसने ऐसी कोई हरकत कर दी आज। इतना कहकर कशिश ने अपने सामने ब्लैंक चेहरे के साथ खड़े आदमी को देखा और उसे ऐसा देखकर लग रहा था जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। तो कशिश थोड़ा गुस्से में बोली, क्या सोच रहे हो तुम? क्या तुम्हें लगता है कि मैं लेस्बियन हूँ? अगर मैं होती तो मैं क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मानती और क्या मैं तुम्हें खुद को किस करने देती? ये सुनकर रणविजय ने वापस कशिश को अपने गले लगा लिया और बोला, मैं क्या सोच रहा हूँ? उसकी उंगलियां कशिश के चिन के ऊपर गई और वो उसे खुद की आंखों में देखने के लिए मजबूर करते हुए धीमी आवाज में बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या सोच रहा हूँ? कशिश ने बहुत ही शांति से उसकी डिप डार्क आंखों में देखा और कोल्डली बोली, तुम्हारी जलन रिडिक्यूलोस है। जलन? कशिश की बात सुनकर रणविजय रुक गया और फिर जेटली उसके सॉफ्ट होठों को सहलाते हुए बोला, हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे बहुत जलन हो रही थी, इसलिए आज के बाद से उससे दूरी बनाकर रखना, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर कशिश उसे घूर कर देखने लगी और सोचने लगी कि क्या यह आदमी जानता भी है कि यह क्या बोल रहा है। तभी रणविजय बोला, एक लड़की जो क्लेम करती है उसे तुमसे शादी करनी है और आधी रात को ऐसे वीडियो तुम्हें भेजती है, क्या तुम चाहती हो कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, या फिर मुझे उस दिन का इंतजार करना चाहिए जब वह तुम्हें कन्विंस कर लेगी और तुम मुझे आकर बताओगी कि तुमने अपना मन बदल दिया है और अब तुम उससे प्यार करने लगी हो, तो फिर तब जाकर क्या मुझे जेलस होने का हक होगा? हाँ बोलो। कशिश ये सुनकर समझ नहीं पाई कि वह क्या बोले। अगर ऐसा हुआ तो फिर? तभी रणविजय ने जेटली अपनी नाक को उसकी स्मूथ डेलिकेट गाल से टच करते हुए पूछा, कमून बताओ मुझे तुम्हें इस वीडियो को देखकर क्या लगता है? कशिश को काफी ज्यादा एम्बारसमेंट फील हो रही थी। क्या उसका ओपिनियन इतना इम्पोर्टेंट है? क्यों सबको यही जानना है कि वो इस वीडियो को देखकर क्या सोचती है? मेरे दिमाग में कोई ख्याल नहीं आया। कशिश ने अपना सर हल्का सा टिल्ट करते हुए कहा, तो शायद मुझे इस तरीके से पूछना चाहिए। रणविजय ने अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया और उसके होठों के कोनों को किस किया। उसकी आवाज जेंटल थी मगर उसमें एक चार्मिंग प्लेफुलनेस और शरारत नजर आ रही थी। ये सब देखने के बाद क्या तुम्हारी बॉडी ने कुछ फील किया? कशिश को अपनी आंखों और कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था और वह अपने सामने खड़े आदमी को देख रही थी जिसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर्स पहने हुए थे और अभी भी पोइज और एलिगेंट लग रहा था। वो हमेशा इतना बड़ा और क्लीन और प्रॉपर दिखाई देता है, लेकिन किसने सोचा था कि यह आदमी ऐसा कुछ है बोल सकता है? वेल, रणविजय की नज़रें उसके आंखों से होते हुए उसके लिप्स पर गई और उसकी उंगलियां उसके जोर से होते हुए आखिर में उसके कॉलर पर जाकर रुकी, जिसे कशिश ने टाइटली बंद कर लिया। तो वह उसकी आंखों में देखते हुए बोला, या फिर तुम्हें एक्चुअली वो सब देखकर कुछ फील हो रहा था जिसकी वजह से तुमने थोड़ी देर पहले मुझे रिजेक्ट किया? ये सुनकर कशिश बोली, नहीं, मुझे कुछ कैसे फील हो सकता है? सचमुच? रणविजय हंसने लगा, अगर तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा था तो तुम इतने ध्यान से उसे क्यों देख रही थी? ये सुनकर रणविजय की तरफ देखते हुए कशिश ने पूछा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? रणविजय हाँ में सर हिलाते हुए बोला, लड़कियां यूजुअली इन सब चीजों के बारे में झूठ बोलती हैं मगर उनकी बॉडी हमेशा सच बोलती है। जब वो बोल रहा था तो उसकी आवाज बीच में हुस्की हो गई और उसने कशिश को एक प्लेफुल और शरारती लुक दिया। उसके इंटेंशन बिल्कुल पानी की तरफ साफ थे। कशिश का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह समझ रही थी कि रणविजय कहाँ जा रहा है। शर्माते हुए वो टेबल से कूदी और भागने की कोशिश करने लगी मगर रणविजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी पकड़ मजबूत हो गई। तुम भाग कहाँ रही हो? रणविजय ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम सचमुच चाहती हो कि मैं तुम्हारी बॉडी को चेक करूं और देखूं?
कशिश ने अपने लिप्स बहुत ही तेजी से बाइट कर लिया और उसके हैंडसम चेहरे की तरफ घूर कर देखते हुए बोली, रणविजय, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना? जानबूझकर? तुम? अचानक से रणविजय का चेहरा सीरियस हो गया जब उसने कशिश के गुस्से वाले एक्सप्रेशन देखे और पूछा, क्या वो सचमुच तुम्हारी दोस्त है? हाँ, हाँ, सिर्फ दोस्त है बस। कशिश ने अपने दांत पिसते हुए कहा, मैंने 1000 बार कहा ना तुमसे, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। ये सुनकर रणविजय ने दोबारा उसे किस करते हुए कहा, अगर वो तुम्हारी दोस्त है तो उसे क्यों नहीं पता कि तुम्हारा अब एक बॉयफ्रेंड है? जितना रणविजय बोल रहा था उतना वहां के एटमॉस्फेयर में टेंशन बढ़ता ही जा रहा था। वही उसका सवाल सुनकर कशिश पैनिक करने लगी। अगर चीजें इसी तरह से चलती रही तो रितिका और वो दोनों ही खतरे में पड़ सकते थे। उसने ओकड़ली हंसते हुए कहा, मुझे मौका ही नहीं मिला अभी तक उसे बताने का। रणविजय थोड़ी देर तक उसकी तरफ देखता रहा और फिर अचानक से सॉफ्टली हंसने लगा। उसकी कोल्ड हंसी कशिश को उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक महसूस करवा रही थी। तो उसने जल्दी से कहा, जब मेरे पास वक्त होगा तो मैं प्रॉपर्ली तुम्हें उसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। ओके, कब? रणविजय ने उसकी तरफ देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मैं अरेंज कर लेता हूँ, तुम चिंता मत करो। ठीक है, कशिश ने जवाब दिया। तुरंत मुझे हल्का सा मुस्कुराया और अपना हाथ उसकी कमर से हटा लिया। कशिश ने ये देखकर एक राहत की सांस ली और फिर से टेबल से उतरने की कोशिश की, मगर रणविजय का चेहरा अचानक से फिर उसके नजदीक आ गया तो कशिश ने अपनी सांसें रुके हुए पूछा, अब क्या है? रणविजय ने फिर से उसे रोक लिया तो कशिश उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोली, अब क्या है? तो रणविजय ने उसकी चेस्ट के लेफ्ट साइड पर इशारा करते हुए कहा, टैटू। हाँ। ये सुनते ही कशिश का हाथ अपने आप उस पार्टिकुलर स्पॉट पर चला गया और उसे समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। रणविजय ने फाइनली हाँ में सर हिलाया और अपनी पीठ सीधी करते हुए उसने कुछ कदम पीछे लेते हुए बोला, क्या सरप्राइज है? उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी सख्त दिखने वाली लड़की एक चूली टैटू करवाएगी। कशिश ने कुछ भी नहीं कहा, उसकी भौहें आपस में सिकुड़ी हुई थी और वह गहरे ख्यालों में चली गई। इस मूवमेंट पर उसका साइड में रखा हुआ फोन बजा। कशिश ने गहरी सांस छोड़ी और फोन उठाया और उसकी तरफ देखा। वो फिर से रितिका की तरफ से ही मैसेज था और इस बार भी एक वॉइस मैसेज। कशिश ने रणविजय की तरफ देखा जो उसकी तरफ हल्की मुस्कुराहट के साथ कोल्डली देखे जा रहा था। उसने वो वॉइस मैसेज फिर से रणविजय के सामने ही प्ले कर दिया तो रितिका की लाइट आवाज दूसरी तरफ से सुनाई दी। क्या तुमने वो वीडियो देख लिया? ये सुनकर कशिश ने डायरेक्टली कई सारी इमोजीज के साथ उसे जवाब दिया जो इस मूवमेंट पर उसके मूड को एक्सप्रेस कर रही थी। क्या इस लड़की को पता भी है कि यह आज उसकी इस बेवकूफ़ी भरी हरकतों की वजह से वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाली थी? थोड़ी देर बाद रितिका ने जवाब दिया, क्या तुम्हें ये थोड़ा वियर्ड नहीं लगा? जब हम एक साथ कॉलेज में थे तो हम लोग भी एक साथ ही रहते थे, ऐसे बेड पर सोते थे, मगर हमें तो कभी कुछ स्ट्रेंज फील नहीं हुआ। मगर यह वीडियो देखने के बाद अचानक से वो सब कुछ इतना ऑकवर्ड क्यों लगने लगा? शिक, चलो एक दूसरे के लिए अच्छा पार्टनर ढूंढते हैं और जल्द से जल्द शादी कर लेते हैं। ये सबसे हेल्पफुल बातें थी जो आज रितिका ने कही थी, जिसे सुनकर कशिश ने एक राहत की सांस ली। काफी लेट हो गया है, तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। जब रणविजय और कशिश नीचे पहुंचे तो कशिश ने रणविजय को उसकी वो कफलन दी जो वो 2 दिन पहले भूल गया था और दरवाजे के अगेंस्ट लिन होते हुए रणविजय की तरफ वो मुस्कुरा कर देखते हुए बोली, अपनी चीजें दोबारा मत भूलना, वरना लास्ट नाइट की तरह मैं तुम्हारे पीछे भागते हुए नहीं आऊंगी उन्हें देने के लिए। रणविजय ने वो कफलन ले ली और कहा, इन्हें मुझे वापस देने की कोई जरूरत नहीं थी, वैसे भी हम एक दूसरे से रोज मिलने वाले हैं। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। रणविजय अभी भी वहां खड़ा था और उसने 2 सेकंड तक उसकी तरफ शांति से देखा और फिर अचानक आगे गया और उसे गले लगाते हुए जेटली उसकी फोरहेड पर किस करते हुए बोला, गुड नाइट। कशिश के दिमाग में रणविजय को लेकर जो नाटी थॉट्स थे वो तुरंत गायब हो गए और उसने भी जेटली हाँ में सर हिलाते हुए कहा, गुड नाइट। वही पूरी दोपहर कियारा हर्ष को कांटेक्ट नहीं कर पाई थी। हर्ष वो फोटोज देखने के बाद आगे जल्दी में चला गया था, लेकिन कियारा को अभी भी लग रहा था कि उसने सही चीज की है। यही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन नजर आ रहा था उसके लिए भी, हर्ष के लिए भी और मल्होत्रा ग्रुप के लिए भी। उसे लगा था कि हर्ष अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद समझ जाएगा, मगर रात होने के बावजूद भी वो हर्ष को कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। कुछ और कॉल्स के अटेम्प्ट के बाद भी हर्ष ने उसका फोन नहीं उठाया, जिसकी वजह से कियारा को काफी एनर्जी फील होने लगा।
अगले दिन कियारा अपना फोन में लेकर नीचे पहुंची। कमलेश्वरी, निशांत और सुधा ऑलरेडी डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे। कमलेश्वरी, जिसके हाथ में टैबलेट था, वो इंटरनेट पर न्यूज़ देखते हुए कैजुअल बोली, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वैभव जैसा समझदार इंसान इस तरह का कोई एंडोर्समेंट डील साइन कर लेगा। उसने एक्चुअली स्पॉटलाइट ब्यूटी जैसी छोटी सी कंपनी को चुना। वो इतनी हाई पोजीशन पर अभी अभी पहुंचा है और अपना फेम इस तरह बर्बाद कर रहा है। मगर वैभव की एंडोर्समेंट की खबर ने पुरानी सारी अफवाहों को दबा दिया है। सुधा ने गुस्से में दांत पिसते हुए कहा, और वो उम्मीद कर रही थी कि वह सारी अफवाहें कशिश को पूरी तरह से बर्बाद कर दे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कमलेश्वरी ने उसकी तरफ देखा और कहा, कशिश के बारे में बातें अभी भी हो रही हैं और अटैक्स पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। ऐसा लगता है कि यह सारा तमाशा सॉल्व करने में कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा है। ये सुनकर कियारा को काफी रिलीफ फील हुआ है। ऐसा लगता है कि उस मिस्टीरियस आदमी ने सचमुच कशिश को उसके हाल पर छोड़ दिया है। मगर फिर भी कियारा ने थोड़ी देर सोचा और डाइनिंग रूम में जाते हुए सॉफ्टली पूछा, दादी माँ, एग्जैक्टली है कौन वो आदमी? उसने उस दिन इतना बड़ा सीन क्रिएट किया, वो पक्का कोई बिग शॉट होगा, है ना? अगर उन्हें पता चल जाए कि वो आदमी कौन है तो वो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे उसके नजदीक जाने का। वही कियारा की बात सुनकर सुधा सार्कास्टिकली हंसी। जब भी वो उसे एनिवर्सरी पार्टी के बारे में सोचती है कि उस दिन क्या क्या हुआ था, तो वो नर्वस और गुस्सा दोनों हो जाती थी। उसने काफी घिन भरी टोन में कहा, कौन सा बिग शॉट? और कौन सा बिग शॉट उनकी जैसी हरकतें करता है? उसकी लाइफ के बारे में कहीं भी कोई भी सबूत नहीं है और वह तो अपना चेहरा दिखाने के भी हिम्मत नहीं कर सकता लोगों के सामने, और इस तरह मिस्टीरियस नाटक कर रहा है। या तो वो एक धोखेबाज है या फिर कोई घटिया आदमी जो अपना चेहरा दिखाने में शर्मा रहा है। ये सुनकर कमलेश्वरी की भौहें आपस में सिकुड़ गई। उसने भी उस रात उस आदमी का चेहरा नहीं देखा था, मगर उनके एक्शंस को देखते हुए उसे भरोसा था कि सुधा सही कह रही है। कोई भी पावरफुल और कैपेबल इंसान को आसानी से कशिश की लाइफ और उसके पास्ट के बारे में सारी डिटेल्स हासिल हो जाएगी, तो फिर कोई क्यों कशिश का साथ देगा? और उन लोगों ने ये सब कुछ तब किया जब ये सारी बातें ऑनलाइन एक्सपोज्ड हो गई। ऐसा लगता है कि वो आदमी बिल्कुल भी कोई स्पेशल नहीं है। वही कियारा ने भी हाँ में सर हिलाया और वो और भी ज्यादा रिलीफ फील करने लगी। उसने ग्लास में रखा हुआ दूध उठाया और पिया, लेकिन उसके मुंह में लगी चोट की वजह से उसे काफी दर्द हुआ और उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई और एक तेज आवाज के साथ उसने वो गिलास जमीन पर छोड़ दिया। सब लोग जो टेबल पर बैठे हुए थे उन्होंने कियारा की तरफ हैरानी से देखा। कियारा, क्या तुम ठीक हो? कियारा ने अपने हाथों से टाइटली टेबल का कोना पड़ा हुआ था और वो अपने मुंह में हो रहा है दर्द को कम होने का इंतजार कर रही थी। उसके पास वक्त नहीं था अपनी माँ के सवाल का जवाब देने का। वही जब कियारा ने कोई जवाब नहीं दिया तो सुधा की चिंता और भी बढ़ गई और उसने अचानक से गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, किसने दूध तैयार किया था आज? एक मेड जो लगभग 40 साल की होगी, उसने दूध का गिलास फ्लो पर गिरे हुए देखा तो हैरान होते हुए वहां कर बोली, क्या बात है मैडम? सुधा ने कुछ नहीं कहा मगर खड़े होते हुए एक थप्पड़ उस मेड के चेहरे पर मारते हुए बोली, क्या करने की कोशिश कर रही तो तुम? मेरी बेटी को मारने की? उस मेड ने अपना चेहरा कर लिया और शौक में घुरकर सुधा की तरफ देखा। उसकी आवाज ना ही ज्यादा हम्बल थी ना ही ज्यादा एरोगेंट, और उसने कहा, मैडम, बिना किसी कारण के लोगों पर इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। जो दूध मैंने दिया था वो हर रोज की तरह ही यह डिलीवर हुआ था। मैं 20 सालों से ज्यादा वक्त से सक्सेना परिवार में काम कर रही हूँ और आपके लिए मेरे मन में कोई भी गुस्सा या फिर नफरत नहीं है, तो मैं आप लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों करूंगी? भले ही वो इतने सालों से एक नौकर की जिंदगी की रही थी, मगर उसकी भी कोई इज्जत थी। और वही सुधा गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करती? यह मत सोचना कि मुझे नहीं पता कि जो मैडम तुम्हें पसंद थी वह पुरानी वाली मैडम थी, जैस्मिन। ये सुनकर कमलेश्वरी चिल्लाते हुए बोली, शट अप। सुधा की बातें शाप थी और हर बार जब वह पुरानी मैडम का नाम लेती थी तो वह नफरत और गुस्से में अपने दांत पीस लेती थी, और जैसे ही उसने एक बार नाम लिया कमलेश्वरी ने अचानक से उसे डांट दिया। सुधा को थोड़ा सा डर लग गया और तब जाकर उसे याद आया कि उस औरत का नाम इस घर में और सक्सेना परिवार में लेना मना है। एक बहुत ही तेज ग्लास पटकने की आवाज पीछे से सुनाई दी तो सुधा ने मुड़ कर देखा तो कमलेश्वरी के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ खास अच्छे नहीं थे और उसने दूध का दूसरा ग्लास टेबल पर तेजी से रखते हुए कहा, इस दूध में क्या खराबी है? बेमतलब की प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। मॉम, मेरी गलती है, मैं ही भूल गई कि मेरे मुंह में चोट लगी हुई है। आंटी, आई एम सॉरी आपको इसमें घसीटने के लिए।
कियारा ने जल्दी से सुधा को कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, जल्दी कीजिए और नाश्ता कर लीजिए। उस छोटे से इंसिडेंट के बाद भी कियारा ने नाश्ता नहीं किया। वो हर्ष को कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसकी भूख ही मर गई थी और थोड़ी देर वहीं बैठने के बाद वह ऊपर अपने रूम में वापस चली गई। अगले दिन जब रणविजय घर आया तो कशिश ने ऑलरेडी नाश्ता तैयार कर दिया था और उसका दरवाजे पर ही इंतजार कर रही थी। रणविजय ने बिना कुछ कहे नाश्ता किया और ब्रेकफास्ट के बाद दोनों ही एक साथ नीचे आ गए। कशिश ने पूछा, तुम आजकल हमेशा क्यों ड्राइविंग करते हो? क्या तुमने निशांत को नौकरी से निकाल दिया? रणविजय जवाब दिया, मुझे ड्राइविंग पसंद है। कशिश को रणविजय के दिमाग में क्या चल रहा है ये समझ नहीं आया तो रणविजय आगे बोला, मुझे तुम्हें काम पर छोड़ने जाना अच्छा लगता है और जब हम साथ हो तो किसी और को हमारे आसपास नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्यों कभी कभी कशिश को ऐसा फील होता था जैसे आजकल उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी लो हो गई है। वो बहुत ही आसानी से रणविजय के जाल में फंस जाती थी और वो ये डिजर्व भी करती थी। उनकी गाड़ी मालाबार हिल्स की उनकी बिल्डिंग से बाहर निकली और वही कशिश पैसेंजर सीट पर बैठी हुए अपना फ़ोन देख रही थी। रणविजय ने उस तरफ देखा तो वो फोटोज देख रही थी जो कल रात ऋतिका ने ऑनलाइन पोस्ट की थी, जिसमें वह और ऋतिक एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख कर बैठे हुए थे। क्या तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो? रणविजय ने डिप आवाज में पूछा और वो कोशिश करने के बावजूद भी चीरफुल नजर नहीं आ रहा था। कशिश ने साइड नजरों से उसे देखा और साइलेंटली अपना फोन साइड में रखते हुए बोली, हाँ, हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और उस वक्त से ही ऋतिका हमेशा मेरे साथ रही है और मेरे साथ खड़ी रही है। अगर मैं कहूँ कि वह मेरी जिंदगी की मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसान है तो भी ज्यादा नहीं होगा। ये सुनकर रणविजय कुछ वक्त के लिए शांत रहा और लंबे पॉज के बाद उसने लाइटली कहा, आज रात 8 बजे मैंने स्टारडस्ट रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर दिया है। कशिश कुछ सेकंड के लिए पोज हो गई और फिर उसे समझा में आया कि रणविजय ये किस बारे में बात कर रहा है, तो उसने बस सिंपली ओके में जवाब दिया। उसकी जिंदगी की मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसान, हाँ, मैं आज स्पॉटलाइट ब्यूटी नहीं जाने वाली हूँ, मुझे स्टारलाइट इंटरनेशनल ले चलो, अचानक से कशिश ने कहा जब उसने आगे चौरस्ता देखा। स्टारलाइट एंटरटेनमेंट। रणविजय इसके बारे में जानता था, कशिश ने पहले उसे बताया था। यह वह कंपनी थी जो उसकी मॉम ने उसके लिए छोड़ी थी। अचानक से तुम वहां क्यों जा रही हो उस जगह पर? हाल फिलहाल में काम फॉक्स कर पा रही हूँ, लेकिन अब जब हमारी कंपनी में एक वीआईपी आ गया है तो मुझे उसका ठीक से ख्याल तो रखना पड़ेगा ना, ख्याल रखना पड़ेगा। उसकी गर्लफ्रेंड किसी और आदमी का ख्याल रखेगी। कशिश ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, अगर वो हमारी मदद नहीं करता तो पता नहीं हम क्या ही करते। तुम्हें जो चाहिए वो मुझे बता सकती हो, जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन कशिश मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं, मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं हो सकती वरना। अचानक से कशिश ने बोलना बंद कर दिया और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन जम गए। वहीं रणविजय की आंखें स्लोली छोटी हो गई और एक अजीब सी चमक लगातार उसकी आंखों में दिखाई देने लगी। वो कैसे उसकी बातों का मतलब नहीं समझ सकता था, वरना क्या? वो इन बातों के दौरान एक रेड लाइट पर रुके हुए थे। कशिश की नजरें सामने की तरफ फिर टिकी हुई थी। वो अपोजिट साइड की गाड़ियों को रिटर्न लेते हुए देखा रही थी और जैसे जैसे हर एक गाड़ी गुजर रही थी वो रेड लाइट टाइमर की तरफ देख रही थी। वही रणविजय भी ब्लैंकली सामने की तरफ देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद कशिश ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, रणविजय, मैं अनकंडीशनल तुम पर या फिर किसी पर भी ट्रस्ट या फिर प्यार नहीं कर सकती इस वक्त। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, मगर मुझे डर लगता है जब भी तुम मुझे अच्छे से ट्रीट करते हो। ये सुनकर रणविजय की आंखें और छोटी हो गई और उसने पूछा, किस बात का डर लगता है? कशिश ने मुड़कर रणविजय के हैंडसम चेहरे को देखते हुए कहा, मुझे डर है कि मैं अनजाने में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगूंगी। मुझे डर है कि मैं सबसे बुरे नतीजे को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, चाहे मैं कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो। मैं अपने आप को सोचने से रोक नहीं पाती, यह सब क्योंकि इतने सालों में मेरे सारे रिश्ते हमेशा से ही ऐसे ही रहे हैं। मैंने बहुत कुछ खो दिया है और अब मेरे पास खोने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं। उसकी सारी बातें सुनते वक्त रणविजय बिल्कुल शांत था और रेड लाइट का काउंटडाउन धीरे धीरे खत्म हो गया। उसने ग्रीन लाइट आने के बाद कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी शुरू की और वहां से लेकर निकल गया। वही उसकी चुप्पी से कशिश को थोड़ा डर लग रहा था। रणविजय ने कशिश की पूरी बात सुनने के बाद कुछ भी नहीं कहा और जब ग्रीन लाइट हो गई तो उसने बस गाड़ी शुरू की और वहां से लेकर निकल गया। कशिश ने उसकी देखा और उसने डरते हुए पूछा, तुमने मुझसे कुछ नहीं कहना है? जैसे कि मुझे सवाल करना, मुझसे गुस्सा होना या फिर?
नहीं, रणविजय ने बहुत ही फ्लैटली कहा और उसकी आवाज़ डिप थी और वह उसे बीच में रोकते हुए बोला, मुझे तुम्हारी चिंता समझ में आती है और तुम अपने सेंटीमेंट को रिजर्व कर सकती हो। मेरा काम है कि मैं तुम्हें खुद पर पूरी तरह से भरोसा दिलाऊं। रणविजय ने उसकी तरफ देखा और उसकी परफेक्ट आईब्रोज और वार्म स्माइल उसे एक एश्योरिंग लुक दे रही थी। बस खुश रहो और मेरी गर्लफ्रेंड होना एंजॉय करो। ये सुनकर कशिश के दिल ने एक धड़कन छोड़ दी और वह उसकी बातों से अंदर तक और टच फील कर रही थी और गिल्टी भी। रणविजय इतना स्मार्ट इंसान है, उसे ऐसी सिचुएशन और हालातों में रिजर्व होने का मतलब कैसे नहीं पता होगा। थोड़ी देर बाद उसने सॉफ्टली हाँ में सर हिलाया और फिर हाथ आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसके फिंगर रणविजय की फिंगर से मिले हुए थे और टाइटली आपस में बंद थे। शायद वो रणविजय पर उस पर और थोड़ा ज्यादा भरोसा कर सकती है। स्टेलाइट एंटरटेनमेंट कशिश की मॉम जैस्मिन की तरफ से उसे अपने 18 जन्मदिन पर गिफ्ट के तौर पर मिला था। इतने सालों में वो कंपनी कई बार बर्बाद होने की कगार पर आई थी और कशिश के कुछ गिने चुने काम ने ही उसे अभी तक सक्सेसफुल बनाया हुआ था और कुछ फेम भी गेम करवा दिया था। रणविजय ने कशिश को ऑफिस के नीचे छोड़ा और उस लंबी सी बिल्डिंग को देखते हुए एक आईब्रो उठाते हुए बोला, यह वो गिफ्ट है जो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें दिया था? हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ही कम है जो तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें दिया होगा। तुम ज्यादा सोच रही हो। रणविजय ने उसे बिल्डिंग को देखते हुए कहा, मेरे भाई का गिफ्ट उसके 18वें जन्मदिन पर बस एक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार थी। तुम्हारा भाई, उसे पक्का उसके इंटरेस्ट के हिसाब से ही गिफ्ट मिला होगा। तुम्हारा गिफ्ट क्या था? रणविजय ने मुड़कर कशिश की तरफ देखा। उसकी डिप नजरें बिल्कुल पानी की तरह शांत, ऐसा फील हो रहा था जैसे उसकी दो आईब्रोज के बीच में थोड़ी सी दूरी आ गई हो। कशिश उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। रणविजय के आईब्रो से रिलैक्स हुए और उसके बाद उसने सॉफ्टली कुछ कहा, जिसे सुनकर कशिश अपनी जगह पर जम गई और वो काफी ज्यादा शॉक नजर आ रही थी। तो क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से अगर मुझे कोई चीज मिलती तो वो मेरे लिए काम करती? ये सुनकर कशिश ने ऑकवर्डली ना में सर हिलाते हुए कहा, शायद नहीं। वही इस संक्षिप्त टॉपिक को अवॉइड करते हुए कशिश ने जल्दी गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा, मैं ऊपर जा रही हूँ, गाड़ी चलाते वक्त केयरफुल रहना। उसके जाने से पहले रणविजय ने दोबारा उसे याद दिलाते हुए कहा, आज रात के बारे में भूलना मत। मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी और अपने साथ रितिका को लेकर आऊंगी। रणविजय ने एक आईब्रो उठाई और एक हल्की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई जब उसने कहा, ऑलराइट, मैं मेक श्योर करूंगा कि उसे अच्छे से ट्रीट करूं। जब कशिश गाड़ी से बाहर उतर गई तो उसे ऐसा फील हो रहा था ये जो बात रणविजय ने कही वह काफी स्मूथ सुनाई दे रही थी, लेकिन जब उसने इस बारे में ध्यान से सोचा तो उसे कुछ गड़बड़ नजर आई, मगर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि क्या स्ट्रेंज है, और आगे जाने लगी। जब वो कंपनी के अंदर आए तो वो आज रात की डिनर पार्टी के बारे में खुद को सोचने से रोक नहीं पाई। जितना वो इस बारे में सोच रही थी उतना उसके कदम धीमे होते जा रहे थे। उसे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है जैसे उसे उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए फोर्स किया जा रहा हो? कशिश के कदम धीमे होते जा रहे थे। फाइनली वो कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ खुद को घसीटते हुए एलिवेटर में पहुंची। गुड मॉर्निंग मिस कशिश। हेलो मिस कशिश। एम्प्लॉयज जो कशिश से मिल रहे थे वो इतने वक्त बाद उसे देखकर खुश थे, इसलिए काफी अच्छे से उसे ग्रिट कर रहे थे। कशिश बहुत ही कम इस कंपनी में आती थी मगर उसकी स्किल्स की तारीफ सब करते थे। वो लोग काफी ज्यादा एडमायर करते थे कि कैसे उसने एक छोटी सी स्ट्रगलिंग कंपनी को आज इस वो मुकाम तक पहुंचा दिया है। दूसरा कारण था कि ऑनलाइन रिसेंट में जो उसके बारे में पब्लिकेशंस हुई थी, इतने सेंसिटिव टाइम पर वो उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे। सारे एम्प्लॉयज थोड़ा डरे हुए थे और बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल। पहले पहले कशिश ने हाँ में सर हिलाया मगर आखिर में वह रुक गई। उसने अपना सर अपने माथे पर रखा। जितना वो इस बारे में सोच रही थी उतना उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो रणविजय के जाल में फंस गई है। शायद ये कल रात शुरू हुआ था या फिर उससे भी पहले। उसका चेहरा बहुत ही सख्त नजर आ रहा था जब वो सोच रही थी, तो जिसकी वजह से उसके बगल में खड़े सारे एम्प्लॉयज बेचैन फील करने लगे। कशिश अपनी सारी चिंताओं के बारे में भूल गई और धीरे धीरे उसका गुस्सा गायब होने लगा और वह अपना मुंह कवर करके हंसने लगी। यह आदमी और वही जो सब लोग एलिवेटर की लॉबी में थे वो अचानक से वियर्ड तरीके से कशिश की तरफ कंफ्यूजन ऑर्डर में देखने लगे। ये तो चमत्कार है, उन्होंने कभी भी मिस कशिश को इतना मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। वो बस काम के पर्पस से मुस्कुराती थी या फिर जब वो कैमरास या फिर क्लाइंट को फेस करती हो।
काम पर उनका चेहरा हमेशा एक्सप्रेशन लेस होता था, लेकिन अभी यह जो उनके चेहरे पर थी वो एक जेन्युइन स्माइल थी जो आज तक उन्होंने कभी पहले नहीं देखी थी। उसका यूजुअल स्ट्रोंग और जो अलोफ ऑरा था तुरंत इस छोटी सी मुस्कुराहट के साथ गायब हो गया था। एक स्माइल ने जैसे कशिश की पूरी अपीयरेंस को ही बदल दिया था। उसकी कोल्ड चेहरे पर हल्की सी शर्म की लाली थी और उसकी आंखें जो यूजुअली बिल्कुल ठंडी होती थी वह जेंटल और काफी प्यारी नजर आ रही थी और उसके होठों की वो हल्की मुस्कुराहट एलिगेंट और परफेक्ट थी, जैसे वो चांद का टुकड़ा हो जिसकी वजह से कशिश के आसपास से लड़कियों का एक अलग ही एलिगेंस और चार्म महसूस हो रहा था। कई सारे आदमी जो कशिश की तरफ देख रहे थे उसके उस शर्म से लाल चेहरे और अपने धड़कते हुए दिलों को संभालने में लगे हुए थे। क्या ये सचमुच में कशिश ही है? तो इसका मतलब वो मुस्कुरा भी सकती है। नहीं, नहीं, सब लोग मुस्कुरा सकते हैं लेकिन जब वो मुस्कुराती है तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। एलिवेटर का दरवाजा धीरे धीरे खुला और इतना खुला गया कि सब लोग बाहर आ पाए। कशिश ने ऊपर देखा और अपने आसपास के लोगों को नोटिस किया जिसे देखकर उसके चेहरे की वो हल्की मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब होने लगी और वह अपने यूजुअल कोल्ड डेमोनो में वापस आ गई। उसकी असिस्टेंट कृति ने तुरंत उसे फॉलो करते हुए ऑफिस एरिया तक पहुंची और उसने एलिवेटर लेते हुए कहा, मिस कशिश, वैभव का एक शो है जो उन्हें कल रिकॉर्ड करना है और वो 10 बजे सुबह शुरू होगा और उसके अलावा मेकअप टाइम भी लगने वाला है, इसलिए वैभव को स्टूडियो सुबह 9 बजे तक पहुंचाना होगा। आपने मुझे कहा था कि मैं वैभव के शेड्यूल के बारे में आपको एक दिन एडवांस में ही बता दूं, तो क्या आपको पास कोई प्लान है? कशिश ने सुनकर घड़ी की तरफ देखा। ऑलरेडी सुबह के 8:30 हो चुके थे। कशिश ने एक गहरी सांस ली और कहा, एक असिस्टेंट अरेंज करो जो वैभव के साथ रहेगा कल और मुझे रिपोर्ट करेगा। ये सुनकर कृति ने जवाब दिया, ऑल राइट मिस कशिश, से क्या और कोई अरेंजमेंट है जो करने हैं? नहीं। कशिश ने तुरंत मयूर को कॉल किया जब वो ऑफिस के अंदर आए और कॉल कनेक्ट होते ही मयूर की धीमी आवाज उसे सुनाई दी। हाँ बोलिए कशिश। क्या वैभव उठ गया है? कशिश ने यह इम्पोर्टेंट सवाल सबसे पहले पूछा। वो तो, मयूर अपने नाक को सहला रहा था और उसकी आवाज उसके गले से निकल ही नहीं रही थी। जब भी कोई इंटरव्यू या फिर कोई शूटिंग होती थी सुबह में तो उसकी एक नई जंग छिड़ी जाती ही थी। वैभव सुबह सुबह बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता था, बिल्कुल एक वोल्कानो की तरह जो किसी भी वक्त किसी के भी ऊपर फट सकता था। कशिश ने थोड़ी देर सोचा और फिर फोन पर बोली, जाओ किचन में और थोड़ा पानी लेकर आओ। मयूर थोड़ा हैरान हो गया और ना में सर हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं मिस कशिश, क्या आप मुझे मवाना चाहती है? मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मैं मारा जाऊंगा। ज्यादा मत सोचो, मैं बस पानी इसलिए लाने के लिए कह रही हूँ ताकि तुम उन फूलों को पानी दे सको जो मैंने लिविंग रूम में रखे हैं। ओके मिस कशिश, कौन सा वक्त है इस वक्त? क्या आप अभी भी फूलों को पानी देने के बारे में सोच रही हैं? लेकिन कशिश की आवाज थोड़ी गुस्से से भर गई जब उसने कहा, अगर मेरे फूल सूखे ना तो क्या तुम कंपनसेट करोगे उनके लिए? ऑल राइट, मेरी गलती, हमें अभी कर देता हूँ, मगर कशिश, वैभव, इस वक्त कोई जल्दबाजी नहीं है। ये सुनकर मयूर ने एक राहत की सांस ली और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए पानी लेने के लिए गया और लिविंग रूम में आते हुए डायरेक्टली उसने वास में पानी डालना शुरू कर दिया। कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, अभी एजेंट नहीं है मगर कल एजेंट हो जाएगा जब वो लोग मुसीबत में फंसेंगे। लेकिन उसने इतनी जल्दी सुबह यहाँ आकर कर क्या लिया? मयूर ने एक गहरी सांस ली और उस ग्लास से वास में पानी डालने लगा। जैसे ही उसने अपनी डालना खत्म किया एक बहुत ही तेज और कानों को तकलीफ पहुंचाने वाली आवाज पूरे लिविंग रूम में सुनाई देने लगी। वो इतना ज्यादा उस आवाज से डर गया कि नीचे झुक गया और अपना सर कवर करके कहीं छुपने की जगह ढूंढने लगा। क्या हुआ? कशिश ने वो फोन के जरिए अलार्म की आवाज सुनी और बोली, तुमने शायद वाटर लिमिट को कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया। 1 मिनट के अंदर ही बेडरूम का दरवाजा अचानक से खुला और हैंडसम चेहरा जिस पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था वह बाहर दिखाई दे। इस मूवमेंट पर उसका चेहरा बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था और एक डरावना लुक उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। ऐसा लुक जैसे कोई भी उसके सामने इस वक्त आ गया तो वह उनकी जान ले लेगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? मयूर ने अपना फोन पकड़ा हुआ था और वो वैभव के डार्क चेहरे की तरफ देखना भी नहीं चाहता था। फोन दो उसे, कशिश की आवाज उसके कानों में सुनाई दी तो मयूर ने तुरंत फोन बहुत ही संभाल कर वैभव को दे दिया, जैसे कोई डूबते हुए आदमी को तिनके का सहारा मिल गया हो। कशिश का फोन है।
जब वैभव ने कशिश का नाम सुना तो उसके एक्सप्रेशन थोड़े सॉफ्ट हो गए और उसने फ़ोन लेते हुए पूछा, क्या बात है? उठ जाओ, तुम्हें आज होगा शूटिंग पर जाना है और कल भी किसी वक्त 8 बजे शूटिंग पर पहुंचे जाना, वरना तुम सोते रहोगे और यह अलार्म तुम्हें सुनना पड़ेगा। या तो तुम शूटिंग पर जाओ या फिर यह कानों को चुभने वाली आवाज़ सुनो, तुम्हारी चॉइस है। ये सुनकर वैभव को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। तभी कशिश बोली, अगर तुम्हें चुनने में मुश्किल हो रही है तो मैं कल डिसाइड करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम्हें काफ़ी मज़ा आएगा। ये सुनकर वैभव का और भी गुस्सा आया और उसने दांत पिसते हुए कहा, चुड़ैल कहीं की। मगर कशिश को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने कहा, मैं कल का इंतजार करूंगी। अपनी बात खत्म करने के बाद कशिश ने फोन कट कर दिया और वही वैभव काफी लंबे टाइम तक फोन की तरफ देखता रहा और फाइनली उसे मयूर की तरफ फेंक दिया। जब वो वापस मुड़ बेडरूम में जाने के लिए तो उसे अभी भी पूरे घर में वो अलार्म की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो उसने दांत पीते हुए चिल्लाते हुए कहा, इस बकवास आवाज़ को अभी के अभी बंद करो। उसे किस तरह चिल्लाने से मयूर इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो अपनी जगह से कूद गया और पूरे रूम में स्विच ढूंढने लगा। फाइनली उसकी थोड़ी समझदारी ने आज उसे बचा लिया था। उसने थोड़ा सा पानी फ्लावर वास से निकाल दिया तो फाइनली अलार्म बंद हो गया। उसके बाद वो सोफे पर जाकर गिर गया। वो फिजिकली और मेंटली थोड़ी देर में काफ़ी थक गया था। एक वेकअप कॉल, कशिश सचमुच बहुत ही औसम है। वहीं दूसरी तरफ एक मेजर इश्यू रिजॉल्व करने के बाद कशिश ने एक और बड़ी चीज़ के लिए अरेंजमेंट करना शुरू कर दी। उसने रितिका को कांटेक्ट किया आज उसके साथ डिनर पार्टी में चलने के लिए। रितिका जो इस वक्त अपने ऑफिस में थी और कॉफ़ी पीते हुए लेटेस्ट न्यूज़ देख रही थी, जब वो कशिश ने उसे कॉल किया तो उसे काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ दिखाई दे रही थी। क्या बात है कशिश, मेक श्योर कि आज रात तुम फ्री रहो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाने ले जा रही हूँ। ये सुनकर रितिका ने अपने माउस पर क्लिक करते हुए जवाब दिया, श्योर, मैं भी यहाँ कुछ दिनों से काफ़ी रिलैक्स हूँ। वैसे मैं किससे मिलने वाली हूँ? मेरे बॉयफ्रेंड से। ओके, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। रितिका आगे कुछ बोलने ही वाली थी लेकिन कशिश के लास्ट सेंटेंस को प्रक्रिया करते ही उसने हैरानी में पूछा, बॉयफ्रेंड? हाँ कशिश, तुमने किसी घटिया लड़के को तो नहीं चुन लिया? रितिका ने एक पॉज के बाद पूछा। क्या तुम्हें लगता है कि अगर वो कोई अच्छा इंसान नहीं होता तो मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करवाती? ये बात तो सही है, रितिका ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा। ऑल राइट, मैं आज रात पहुंच जाऊंगी। मैं इंतजार नहीं कर सकती उस लकी इंसान से मिलने का। हाँ, मैंने किसी से फ्रांस से का कर 2 लिपस्टिक मंगवाई थी, मैं आज रात को तुम्हारे लिए वो 2 लेकर आऊंगी। ग्रेट, तो काम के बाद एक साथ चलते हैं। ओके, रितिका मान गई और फिर उसने कंप्यूटर स्क्रीन की न्यूज़ की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहा, क्या तुमने ऑनलाइन न्यूज़ देखी? कशिश ने कंफ्यूजन में पूछा, कौन सी खबर? कियारा मल्होत्रा ग्रुप के सामने बेहोश हो गई हैं आज। ये सुनकर कशिश कुछ पल के लिए शांत हुई, फिर उसने पूछा, सचमुच? थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।